Hello students, in this video we will learn about the relation between Ka and Kb and polyprotic acids के बारे में पढ़ेंगे, polyprotic base के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है relation between Ka and Kb। Ka and Kb already you know, these are the strength of acid and base। जनरली हम वीक एसिड के केस में क्या Ka और Kb को फाइंड करते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तब भी Ka हो सकता है और Kb, और उसके द्वारा जितना ज़्यादा इसका वैल्यू होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जैसे जैसे Ka Kb की वैल्यू कम होती जाती है उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होती जाती है। तो जब ये हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर लेंगे तो एक ही एसिड का उसी का ही बेस बन जाता है या सेम बेस का ही क्या बन जाता है, उसी में से एसिड। तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप होगा Ka और Kb। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर को समझने के लिए वो सिंपली एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेट होते हैं उसको समझना है इसमें। जैसे Ka and Kb आर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड ए बेस रिस्पेक्टिवली, एंड in case of conjugate acid base pair they are related in simple manner, and in this if one is known the other can be calculated। यदि हम इसमें एक की वैल्यू मालूम है तो हम दूसरे को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके लिए हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे एक वीक एसिड ले लेंगे, उसी का ही फिर कंसीडर ए वीक एसिड Ha। हमने एक वीक एसिड ले लिया यहाँ पर Ha को आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर Ha के साथ डिज़ोल्व करने पर ये बना लेगा हाइड्रोनियम आयन एंड A नेगेटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन प्लस A नेगेटिव आयन। ये यहाँ पर एक वीक एसिड है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस, ये बेसिक पार्ट हो जाएगा। तो कंजुगेट जैसे आपने एसिड बेस जानते हैं कि प्रोटॉन डोनर जो हैं वो एसिड कहलाते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस कहलाते। तो ये प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन का एक्सेप्टर है। ये तो बन गया। अब इसके लिए यदि आप Ka निकालना चाहें तो Ka मतलब क्योंकि एसिड है तो यहाँ पर आप जब Ka फाइंड करेंगे मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ha। वाटर तो क्योंकि हम कांस्टेंट लेंगे, वाटर एक्सिस में लिया हुआ है तो ये वैल्यू हो जाएगी Ka। ये इक्वेशन 1 ले सकते हैं। अभी हमारे पास कंजुगेट बेस है A नेगेटिव, इसको मान लें कि ये एक वीक बेस की तरह वर्क कर रहा है। कंसीडर A नेगेटिव जो बिहेव एज वीक बेस, ये वीक बेस की तरह यदि बिहेव करेगा तो ये भी क्या करेगा, वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा और यहाँ पर भी एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा टू फॉर्म Ha प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। अब ये बना ले कि ये डोनर हो गया, ये क्योंकि यहाँ पर बेस है तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट कर रहा है और ये यहाँ पर फिर से कंजुगेट एसिड बन गया। तो अब इसके लिए यदि आप, ये तो बेस है तो यहाँ पर यदि आप डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, Kb। तो Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ha, ये प्रोडक्ट हो जाएगा, एंड हाइड्रोक्सिल आयन है अपॉन में है कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस, मतलब ये बेस A नेगेटिव आयन, इसका कंसंट्रेशन लेना है। तो ये हो गया Kb, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें Ka और Kb दोनों का ही बारे में ही पता चल गया, हमने दोनों कैलकुलेट कर लिया। अब हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि वो एक ही दोनों से सेम है, मतलब एक ही एसिड का कंजुगेट बेस लिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 मीन्स Ka इंटू Kb। Ka का वैल्यू रख लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन A नेगेटिव आयन अपॉन Ha मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ha, मतलब Kb का जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है HOH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन अपॉन A नेगेटिव।
तो ये मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के ए का वैल्यू था हाइड्रोनियम आयन इंटू ए नेगेटिव आयन अपॉन एच ए इंटू और के बी का है एच ए इंटू हाइड्रोक्सिल आयन अपॉन ए नेगेटिव आयन। अब इसमें जो भी कॉमन है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पर ए नेगेटिव है, ये भी ए नेगेटिव, यहाँ कैंसिल, एच ए से एच ए कैंसिल, ये बचा हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तब के ए इंटू के बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। और ये वैल्यू तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू के डब्लू। ये किसके बराबर होता है? के डब्लू। के डब्लू इज़ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जहाँ हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा है वहाँ इसके बराबर ये वैल्यूज़ को आप रख सकते हैं। तो मीन्स के ए इंटू के बी किसके इक्वल हो गया? के डब्लू। या के डब्लू की हम वैल्यू भी रख सकते हैं एट 298 केल्विन, जैसे होता है 1 × 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर। तो इसी इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सेम इक्वेशन ये वाला है, के ए इंटू के बी इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 ये मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर। ये हो जाएगा एट 298 केल्विन, क्योंकि 298 केल्विन पर के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर यदि मान लीजिए हम यहाँ पर दोनों साइड यदि इसमें नेगेटिव लॉग लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड, दोनों साइड ले लीजिए नेगेटिव लॉग को, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग के ए माइनस लॉग के बी और माइनस लॉग के डब्ल्यू। इस इक्वेशन में ले लिया है माइनस लॉग के डब्ल्यू, या यहाँ पर ये वैल्यू भी रख सकते हैं, दोनों ही आ जाएगा। तो माइनस लॉग के ए, इसको हम कितना लिख सकते हैं? माइनस लॉग के ए मतलब ये हो गया पी के ए, पी के ए पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, प्लस आ जाएगा अभी पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये मल्टीप्लाई में थे लेकिन नेगेटिव लॉग लेने के बाद ये माइनस में हो गए, और माइनस का वैल्यू होता है पी के बी और इस माइनस का होता है पी के ए, तो ये प्लस में आ जाएगा पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, ये भी वैल्यू हो सकती है और ये तो ऑलरेडी है। या फिर यहाँ पर आप पी के डब्ल्यू मिस के डब्ल्यू की जगह पर यदि वैल्यू रख देते हैं 1 × 10⁻⁻14, तो माइनस लॉग 10⁻14 का वैल्यू ही हो जाएगा कितना? 14 हो जाएगा। तब ये भी लिखा जा सकता है पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14, क्योंकि पी के डब्ल्यू ही किसके इक्वल होता है? 14 के इक्वल होता है। तो यहाँ से भी आप रख सकते हैं। तो डिफरेंट तरह से इनकी वैल्यूज़ को, ये लेकिन 298 केल्विन पर ही होगा एट 14 के जो इक्वल वैल्यू होती है वो। तो इस तरह से इनको कैलकुलेट करना आसान है। अब यदि मान लीजिए कि हमको किसी में यदि आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया गया है किसी भी एसिड या बेस का, उसके द्वारा आप उसका पीएच फाइंड कर सकते हैं और उसके कंजुगेट एसिड या बेस का भी आयोनाइजेशन कांस्टेंट हम कैलकुलेट, यदि एसिड है तो उसके कंजुगेट बेस का मतलब Kb का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और यदि मान लीजिए कि बेस दिया गया है तो एसिड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसके लिए एक क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एनिलीन। एनिलीन एक बेसिक कंपाउंड है, बेसिक नेचर का होता है। तो एनिलीन C6H5NH2 इज 4.3 × 10⁻⁻10। ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट है एनिलीन का। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.001 मोलर एनिलीन सॉल्यूशन, इसका pH कैलकुलेट करना है। दूसरा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एनिलीन सॉल्यूशन, उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितना है, कितना % आयोनाइज हुआ है वो भी कैलकुलेट करना है। और थर्ड है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द कंजुगेट एसिड ऑफ एनिलीन। एनिलीन जब वाटर में हाइड्रोलाइज होगा, डिज़ोल्व करेंगे तो उससे किसका फॉर्मेशन होगा? बेस है तो कंजुगेट एसिड बनेगा। वो कंजुगेट एसिड का हमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन ही लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन लिखने के लिए C6
H5NH2, इसको वाटर के साथ डिज़ोल्व कीजिए, एक वीक बेस है तो ये C6 बेस तो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ मिल जाएगा NH3 पॉजिटिव प्लस, और जनरेट करेगा हाइड्रोक्सिल आयन क्योंकि बेस है तो हाइड्रोक्सिल आयन मिल गया। ये मतलब बेस है इसलिए हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे इसका KB हो जाएगा C6H5NH3 1 पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C6H5NH2। वाटर को कांस्टेंट ले लेंगे क्योंकि वाटर तो एक्सेस अमाउंट में है। अब यदि हम ये मान के चलें कि यहाँ पर C इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो इसमें से जैसे अभी ये इक्वेशन सेम ही है, इनिशियल कंसंट्रेशन ले लिया C, उस समय पर ये प्रोडक्ट का होगा 0 0। एट इक्विलिब्रियम पर C माइनस CX पार्ट यहाँ से कंज्यूम हो गया तो बचा C माइनस CX, और इससे 1 मोल ये भी है 1 मोल ये भी है, मतलब एक CX से ही CX और CX भी ले सकते हैं या फिर हम अल्फ़ा भी ले सकते हैं। तो हम जनरली अल्फ़ा ही रखते आए हैं, अल्फ़ा ही रख लीजिए। अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन हो जाएगा अल्फ़ा। तो इसे कैलकुलेट करते हैं आगे, KB की जगह पर इसको वैल्यू को रख देते हैं, ये हो जाएगा C अल्फ़ा यहाँ पर इंटू हाइड्रोक्सिल भी कितना है C अल्फ़ा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, C से C कैंसिल, KB इज़ इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये वैल्यू हो गया। अब 1 माइनस अल्फ़ा की जगह पर यदि हम 1 भी रख लें, क्योंकि ये मान के चलिए कि 1 माइनस अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी लेसर दैन 1, तो 1 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 के बराबर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर सीधे सीधे। KB इज़ इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर, हमको KB की वैल्यू तो दी गई है तो अल्फ़ा निकाल लेंगे। KB इज़ इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर मीन्स अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा KB अपॉन C, ये वैल्यू रख दीजिए। KB का दिया गया है वैल्यू 4.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 और C दिया गया है 0.001, तो अल्फ़ा निकल आएगा। इसको सॉल्व करने पर अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 56 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, तो दिस इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा। और यदि हम इसको परसेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.56 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2% हो जाएगा, तो परसेंट में भी लिख सकते हैं, या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एनिलीन निकल आया। मतलब ये हमारा क्वेश्चन कौन सा आंसर हो गया, ये हो गया डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, सेकंड वाले का आंसर निकल आया है। ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकलने के बाद हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल जिसको POH और उससे pH भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखें तो इसका pH निकालना भी आसान हो जाएगा। ये यहाँ पर अल्फ़ा था, अभी ये फर्स्ट वाला देखिए pH ऑफ दिस सॉल्यूशन 0.001 मोलर सॉल्यूशन एनिलीन का लेना है। तो यहाँ पर ये बेस है इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन किसके बराबर है इक्विलिब्रियम पर, C अल्फ़ा के इक्वल, तो ये C अल्फ़ा लिख लेंगे। C दिया है 0.001 और अल्फ़ा यहाँ से हमने फाइंड किया है 6.56 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ये मिल जाएगा 6.56 इंटू -4 था और ये -3 लिख सकते हैं, तो -7 मोल पर लीटर। ये कंसंट्रेशन हो गया किसका, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। अब इसके लिए या तो पहले हम क्या करें, हाइड्रोनियम आयन प्लस इंटू हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू KW, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर -40 रख लें, या पहले POH फाइंड कर लें, फिर उसका pH माइनस कर देंगे, POH को माइनस कर देंगे 14 में से, तब pH निकल आएगा। तो पहले POH मिस माइनस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग 6.56 इंटू 10 टू द पावर -7, इसको आप लिख सकते हैं माइनस लॉग 6.56 माइनस
-7 log 10, इस तरह से लिखेंगे। तो अब देखिए माइनस लॉग 6.56 की वैल्यू होती है, तो इसका लॉग ले लेंगे। ये POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 6.56, इसका हम लॉग लेंगे 6.56 का, तो ये हो जाएगा -0.8169 और माइनस माइनस ये हो जाएगा +7 × 1 मीन्स 7, और ये POH टोटल हम -0.816 प्लस 7 कर देंगे तो 6.1830 आ जाएगा। ये मिल गया हमें POH। अब हमें चाहिए है pH एक्चुअल में, तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये होता है। pH इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस POH, और ये 14 माइनस 6.1830 इज इक्वल टू फाइनल आंसर ये मिल जाएगा आपको 6.818। तो 817, 818 इस तरह से वैल्यू आएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी राउंड फिगर में तो लगभग 7.816 या 817 या 818 इस तरह से आएगा। तो ये इस बेसिक सॉल्यूशन का क्या है, pH हो जाएगा 0.001 मोलर एनिलीन सॉल्यूशन का। इसके बाद इसमें थर्ड पार्ट है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द कंजुगेट एसिड एंड ऑफ एनिलीन। एनिलीन का जो कंजुगेट एसिड बना, उस कंजुगेट एसिड का हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो उसके लिए तो सिंपल है, Kb मतलब हमको ऑलरेडी दिया गया था, Ka फाइंड करना है, और हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं Ka × Kb इज इक्वल टू Kw। तो ये हो जाएगा Kw अपॉन Kb। Kw होता है वैल्यू कितना 1.0 × 10⁻⁻14 अपॉन, और ये वैल्यू दी है 4.3 × 10⁻⁻10। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1.0 × 10⁻⁻14 अपॉन 4.3 × 10⁻⁻10 इज 2.32 10⁻⁻5। तो ये इस तरह से निकल आएगा उसका ही कंजुगेट एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एनिलीन। तो ये सिंपल है, इनको कैलकुलेट करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो इस तरह से हम इनके pH POH जो भी है उनको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं इसके द्वारा, या उनके कंजुगेट यदि एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, या बेस दिया गया है तो उसके कंजुगेट एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट इजीली किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीप्रोटिक एसिड एंड बेसिस। पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले यहाँ पर है पॉलीप्रोटिक एसिड्स। इसका मीनिंग है पॉली मीन्स मैनी, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, तो जिसमें एक से ज़्यादा प्रोटॉन को डोनेट करने की क्षमता होती है, वे सभी एसिड्स क्या कहलाते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड्स कहलाएंगे। मतलब वो ब्रोंस्टेड एसिड्स विच कैन डोनेट मोर देन 1 प्रोटॉन, जो एक से ज़्यादा प्रोटॉन को डोनेट करने की क्षमता रखते हैं, दे आर नोन एज पॉलीप्रोटिक एसिड्स, या फिर पॉलीबेसिक एसिड्स का भी नाम इनको दिया जाता है। जैसे HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो तो उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, तो ये मोनोबेसिक, ये पॉलीप्रोटिक नहीं कहलाएगा। लेकिन यदि हम एग्जाम्पल के रूप में जैसे लेते हैं H2SO4, तो ये डाइबेसिक एसिड है, या ऑक्जेलिक एसिड है, ये COOH का होल ट्वाइस, ये भी डाइबेसिक एसिड है, या फिर ये H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, तो ये ट्राइबेसिक, ये डाइबेसिक हैं, या डाइप्रोटिक भी लिख सकते हैं, डाइबेसिक या डाइप्रोटिक। और ये है जैसे ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिक या ट्राइप्रोटिक एसिड, क्योंकि यहाँ से हम 3 प्रोटॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, इसलिए ट्राइप्रोटिक है या ट्राइबेसिक हो जाएगा। और ये 2 ही डोनेट कर सकते हैं, इसलिए डाइबेसिक या डाइप्रोटिक होता है। अब जैसे एक कॉमन एग्जांपल ले लें, जैसे H2X है, कोई भी हो सकता है, इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो इससे किसका फॉर्मेशन हो गया, H3O पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। और इसके लिए जो भी आएगा ये डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर, सॉरी यहाँ पर एक ही H हमने डोनेट किया हुआ है, तो HX नेगेटिव
तो ये वैल्यू बन जाएगी Ka1 इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कंसनट्रेशन ऑफ HX नेगेटिव आयन और कंसनट्रेशन ऑफ H2X, ये हो जाएगा Ka1। अभी लेकिन यहाँ पर देखिए इस H2X में 2 हाइड्रोजन थे, तो ये फर्दर और भी डोनेट कर सकता है। मीन्स HX फर्दर यदि वाटर के साथ कंबाइन होता है तो ये बना लेगा फिर से हाइड्रोनियम आयन। अब X डाई नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन थे यहाँ पर डोनेट करने के लिए, तो एक बार इधर डोनेट किया, एक बार इधर पर डोनेट करेगा। ये हो जाएगा Ka2 डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर सेकंड स्टेप, तो ये फिर से हाइड्रोनियम आयन और ये हो जाएगा X डाई नेगेटिव आयन अपॉन HX। Ka1 और Ka2 दीज आर कॉल्ड द फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली। ये फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट है H2S के। और इस तरह से यदि हम उसमें और भी आगे इनकी वैल्यूज़ को देखते हैं, जब इनको फाइंड किया गया Ka1 और Ka2, तो ये पाया गया कि जो वैल्यूज़ होती हैं Ka1 की, Ka1 ग्रेटर देन Ka2, Ka1 की वैल्यू क्या है, Ka2 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये ज़्यादा एसिडिक नेचर का हो गया है। इस फर्स्ट में जब वहाँ से सिर्फ एक ही प्रोटॉन रिलीज़ किया गया तब वह ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन जब वहाँ से सारे प्रोटॉन हट गए, मतलब सेकंड प्रोटॉन भी हटा, तो ये ज़्यादा एसिडिक नेचर का है H2X, जबकि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में कम हो गया, इसलिए Ka2 का वैल्यू कम आया है, Ka1 का वैल्यू ज़्यादा आया है। इसका मीनिंग ये भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर डिसोसिएशन सबसे ज़्यादा हुआ है, और एक बार ये डिसोसिएट होने के बाद इसका फर्दर जो है डिसोसिएशन कम होता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा, नंबर ऑफ आयंस हाइड्रोनियम आयंस बनते जाएंगे, उतना ज़्यादा इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट उसी हिसाब से मिलते जाएंगे। अभी जैसे देखिए मान लीजिए हम फॉस्फोरिक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं, तो फॉस्फोरिक एसिड जैसे कि ये है H3PO4, यदि हम इसको ओवरऑल यदि फाइंड करते हैं तब तो क्या हो जाएगा, ये फॉस्फेट आयन प्लस 3 प्रोटॉन आयन, मतलब 3 हाइड्रोनियम आयन भी यहाँ पर बन सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इसके लिए मतलब ये हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट आयन हाइड्रोजन आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H3PO4। वाटर एक्सेस में है इसलिए कांस्टेंट लेके रखा हुआ है, लेकिन यदि ये तो ओवरऑल के लिए है। अब यदि हम इसको 1 बाय 1 स्टेप में करते हैं तो किस तरह से मिलेगा, H3PO4 टू फॉर्म HPO4 1 नेगेटिव H2 प्लस 1 हाइड्रोजन आयन, मीन्स ये हो जाएगा Ka1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4 1 नेगेटिव प्लस H आयन अपॉन H3PO4। ये फर्स्ट स्टेप के लिए हो गया, फर्स्ट यहाँ से प्रोटॉन रिलीज करें। अब यदि हम इसी में से सेकंड प्रोटॉन को रिलीज करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा H2PO4 1 नेगेटिव प्लस वाटर, और भी उसको डिज़ोल्व यदि वो होता है तो HPO4 डाई नेगेटिव, एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन को इसने और लूज कर दिया और डोनेट कर सकता है। 2 हो गए। अभी देखिए यहाँ पर इसके लिए हम क्या निकाल लेंगे, Ka2, क्योंकि सेकंड स्टेप है HPO4 डाई नेगेटिव हाइड्रोजन आयन अपॉन H2PO4 1 नेगेटिव। ये हो जाएगा यहाँ से आयोनाइजेशन कांस्टेंट, सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड। अभी यहाँ से लेकिन एक ये HPO4 में एक प्रोटॉन और है, फर्दर और भी डोनेट हो सकता है यहाँ से, तो HPO4 डाई नेगेटिव प्लस वाटर टू फॉर्म H पॉजिटिव प्लस PO4 ट्राई नेगेटिव। अभी सारे प्रोटॉन रिलीज हो गए, मीन्स ये थर्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट हो जाएगा Ka3 H पॉजिटिव फॉस्फेट आयन अपॉन HPO4 डाई नेगेटिव आयन, तो ये हो गया Ka3।
अब यदि आप इनको Ka फाइंड करना चाहते हैं, Ka मतलब ओवरऑल जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड है, तो इन तीनों के मल्टीपल के इक्वल ही होगा वह, मीन्स Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। यहाँ से भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग अलग स्टेप का जो के डिसोसिएशन कांस्टेंट है उन तो सभी को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने पर क्या निकल आएगा, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट या ओवरऑल जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं Ka1 की ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन Ka3, मीन्स फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka1, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ये मीन्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड था। इसके बाद ये वाला थोड़ा सा और वीक हो गया और ये वाला यहाँ पर सबसे जो है ना वीक हो जाता है। तो इस तरह से ये धीरे धीरे क्या होते हैं, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे जैसे क्यों घटता जाता है, क्योंकि वैसे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होंगे तो न्यू जो फर्निशिंग हाइड्रोनियम आयन है उनकी संख्या भी कम होती जाएगी, इस कारण से वह वहाँ पर कम होते जाते हैं। तो फॉस्फोरिक अपने एसिड को देखा, इसमें ये ट्राई बेसिक एसिड था। यहाँ पर यदि आप कंपेयर करें तो काफ़ी वैल्यू में डिफरेंस हो जाता है फॉस्फोरिक एसिड में, Ka1 और Ka2 का और Ka3। तो जैसे मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ है पॉलीप्रोटिक एसिड्स का, जैसे जैसे प्रोटॉन लॉस्ट होते जाते हैं उनका स्ट्रेंथ घटता जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ लिखें या स्ट्रेंथ लिखें ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स डिक्रीजेस एज प्रोटॉन्स आर लॉस्ट। जैसे जैसे लॉस्ट होते जा रहे हैं इसका एसिडिक स्ट्रेंथ लगातार कम होता जा रहा है। इसी तरह से पॉलीप्रोटिक जो बेसिस होते हैं, तो पॉलीप्रोटिक जो बेस हैं या पॉली एसिडिक बेस हैं, वे बेस होते हैं विच कैन एक्सेप्ट मोर देन वन प्रोटॉन, जो एक से ज़्यादा प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड पॉलीप्रोटिक बेसिस। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में यदि आप लिखना चाहें तो सल्फेट आयन, ऑक्सलेट आयन, फॉस्फेट आयन, ये 3 प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ये 2 प्रोटॉन, ये भी 2 प्रोटॉन, तो ये डाई जो है प्रोटिक बेस कहलाएंगे और ये ट्राई प्रोटिक बेस कहलाएगा। तो इस तरह से ये पॉलीप्रोटिक, यहाँ पर भी वही सेम ही होता है। यदि हम Kb निकालना चाहेंगे तो ये Kb1 मल्टीप्लाइड बाई Kb2, जो भी अलग अलग स्टेप का है Kb1, Kb2, Kb3, उन सबको मल्टीप्लाई करके टोटल ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट उस बेस का कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो Kb1 की वैल्यू होती है ग्रेटर देन Kb2, ग्रेटर देन Kb3, Kb4, जितने भी होंगे उन सब में सबसे पहले वाले की वैल्यू ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे मतलब उसमें प्रोटॉन जुड़ते जाते हैं और प्रोटॉन को गेन करने की क्षमता भी कम होती जाती है। तो इस तरह से उनका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होता जाएगा जैसे जैसे Kb1 में और भी प्रोटॉन्स मतलब जैसे जैसे उसमें प्रोटॉन जुड़ते जाते हैं। तो ये था पॉलीप्रोटिक एसिड्स और पॉलीप्रोटिक बेस के बारे में। और अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे इसमें जैसे कॉमन आयन इफ़ेक्ट है, बफर सॉल्यूशन है, उसके बारे में भी। तो लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।